विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? नमस्कार, दमदार 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। दमदार 10 में बिहार की खबर बताएंगे, राजस्थान की खबर बताएंगे, उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति है और कांवड़ियों को लेकर मुख्यमंत्री ने क्या कहा है। इसके अलावा कैसे कांवड़ यात्रा पर राजनीति हो रही है, पूरी खबर विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसके बाद कुछ लोगों को दिक्कतें भी हो रही हैं, वो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिनको शायद देश में बम बम बोले की गूंज अच्छी नहीं लग रही है, कांवड़ियों का सम्मान पसंद नहीं आ रहा। सावन के महीने में कांवड़ियों का जत्था बम बम भोले के जयकारे के साथ सड़क पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। तो इस उत्साह को सीएम योगी ने उस वक्त और बढ़ा दिया जब कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की। बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर में शिवभक्त कांवड़ियों पर सीएम ने हवाई निरीक्षण करते हुए पुष्प वर्षा की। हेलीकॉप्टर से कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन किया। पुष्प वर्षा के साथ ही हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। जो अपार श्रद्धा का भाव इन सभी श्रद्धालुओं के इस कठिन साधना और परिश्रम में देखने को मिल रहा है, इसका अभिनंदन होना चाहिए, इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको इसी पुष्प वर्षा से दिक्कत हो रही है, जिनको शायद देश में बम बम की गूंज अच्छी नहीं लग रही है और इसीलिए वो कभी कांवड़ यात्रा तो कभी कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा पर सवाल उठा रहे हैं। तो बीजेपी भी उनको जवाब दे रही है। फूल बरसाए हैं तो ठीक है, उनकी आस्था है ये, लेकिन कांवड़ियों ने जिस तरह से सीआरपीएफ के लोगों को मारा, कुछ महिलाओं को मारपीट कर रहे हैं, जितनी उद्दंडता कर रहे हैं, उसकी योगी जी को निंदा करनी चाहिए। नहीं, कांवड़ यात्रा बढ़िया से चल रही है और कांवड़ यात्री जो भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं वह सच्ची यात्रा कर रहे हैं। उसमें कुछ सफाई वगैरह घुस गए होंगे, वो गड़बड़ कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि आखिर क्यों जिनको कभी ताजिया जुलूस से दिक्कत नहीं है, जिनको लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद और मूत्र जिहाद से दिक्कत नहीं होती, उनको कांवड़ियों से आखिर दिक्कत क्यों है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ यात्रा समाप्त होने के बाद अब तैयारी हो गई है उन लोगों पर जो माहौल खराब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में आज साफ कह दिया है कि अगर उन लोगों को पकड़ा जाता है, साफ चिन्हित किया जाता है जो माहौल खराब कर रहे हैं, उनके पोस्टर्स चौराहे पर चस्पा कर दिए जाएंगे। इनकी फुटेज बाकायदा सीसीटीवी से निकाली जा रही है, उनका पूरा हिसाब लिखा जा रहा है और जैसे ही सावन मास खत्म होगा, कांवड़ यात्रा खत्म होगी, उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने चेतावनी में क्या कहा है, सुनिए। कांवड़ यात्रा में उपद्रव किया तो खैर नहीं, कांवड़ यात्रा को बदनाम किया तो कार्रवाई होगी, तोड़फोड़ और उपद्रव का सहारा लिया तो जेल होगी। कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव, हंगामा, मारपीट, तोड़फोड़ करने वालों पर अब योगी सरकार सख्त हो गई है। सीएम योगी ने खुद चेतावनी दी है कि अगर किसी ने भी कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की, कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। इतना ही नहीं, कांवड़ यात्रा के दौरान उपद्रव करने वालों के सीसीटीवी भी निकाले गए हैं और यात्रा समाप्त होने के बाद उनके चौराहे पर पोस्टर चस्पा होने वाले हैं। अगर कोई बाहरी तत्व, कोई उपद्रवी कानून हाथ में लेकर के कांवड़ को अपवित्र करता है, आपकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करता है, तो स्वयं कानून को हाथ में लेने की बजाय पुलिस को आप सूचना दें। प्रशासन
ऐसे तत्वों के खिलाफ सख्ती से निपटने का काम करेगा। और हमने तय किया है पूरी कांवड़ यात्रा के दौरान जिसने इस पावन कांवड़ यात्रा को बदनाम करने के लिए कई उपद्रव का सहारा लिया है, तोड़फोड़ का सहारा लिया है, उनके सबके सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। हम लोग कांवड़ यात्रा सकुशल संपन्न होने के बाद उनके पोस्टर भी चस्पा करने वाले हैं। मेरठ में सीएम योगी ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की तो संदेश भी साफ दे दिया कि कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंग मचाने वाले और तोड़फोड़ करने वाले सावधान हो जाएं। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सोशल मीडिया के जरिए कांवड़ यात्रा को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, वो भी किसी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे। इस भक्ति और श्रद्धा को बदनाम करने के लिए कुछ तत्व लगातार कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी और प्रत्यक्ष रूप से भी ऐसे तत्वों के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को बदनाम किया जाए, कि भगवान शिव की इस पावन यात्रा को बदनाम करने का कुत्सित प्रयास करके उपद्रवी के भेष में छुपे हुए हैं, उन्हें बेनकाब करें। फिलहाल संदेश क्लियर हो चुका है। कांवड़ यात्रा के बाद उपद्रवियों पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा और चौराहों पर एक बार फिर उपद्रवियों के पोस्टर लगे देखने को मिलने वाले हैं। सीएम योगी की स्पेशल टीम ने इसके लिए तैयारी भी पुख्ता कर ली है। सीसीटीवी के साथ हर उस शख्स की पहचान की जा रही है जो इसमें शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। द केरला स्टोरी फिल्म तो आपने देखी ही होगी कि कैसे हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करके धर्मांतरण का खेल खेला जाता है, कैसे एक हिंदू परिवार में ही हिंदुओं के खिलाफ नफरत भर दी जाती है। और ऐसा ही खेल आगरा में भी खेला जा रहा था। देश के अंदर एक खौफनाक साजिश रची जा रही है। हिंदू लड़कियों को टारगेट कर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। और बलरामपुर, शाहजहांपुर, इंदौर के बाद आगरा में जो धर्मांतरण का खुलासा हुआ है उसको सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि आगरा की धर्मांतरण टोली छांगुर से भी खतरनाक साजिश रच रही थी। आगरा में धर्मांतरण गैंग के कनेक्शन कनाडा, यूएसए, कतर, यूएई और बांग्लादेश सहित कई इस्लामिक देशों से जुड़े हुए थे। विदेशों से फंडिंग लाने और भारत में गैंग के लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी गोवा से गिरफ्तार हुई आयशा के पास थी। आयशा का पति शेखर राय उर्फ हसन अली कोलकाता कोर्ट में जॉब करता है और धर्मांतरण गैंग के सदस्यों से जुड़ा हुआ था, जो गैंग के सदस्यों के लिए बतौर लीगल एडवाइजर काम करता था। आगरा से गुमशुदा हुई लड़की के पिता ने इसका खुलासा किया है। पिता ने बताया कि फिल्म द केरला स्टोरी की तरह पूरा माहौल बना दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं, गैंग के सदस्य लड़कियों को मुजाहिदा और आत्मघाती हमले के लिए तैयार कर रहे थे। इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। अभी तक इसमें कनाडा, अमेरिका, लंदन और दुबई से फंडिंग के और उनके संलिप्तता के उनके वहाँ पर रह कुछ लोगों के साथ में संलिप्तता के सबूत मिले हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि भारत में ऐसा धर्मांतरण गैंग कहां तक फैला हुआ है। सख्त कानून के बाद भी इनको किसी बात का डर क्यों नहीं है? आखिर क्यों ऐसे लोग मासूम बेटियों को बरगला कर अपना शिकार बनाते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। छांगुर धर्मांतरण का सरगना, मास्टरमाइंड, जिसके कई राज अब लगातार सामने आ रहे हैं और अब एक आतंकी एजेंट होने का भी खुलासा हो रहा है। लेकिन जो खुलासा हम करने जा रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। छांगुर के घर में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला है जिसमें 1-2 नहीं 50 लाशें रखी हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में बैठकर धर्मांतरण का सबसे बड़ा गैंग चलाने वाले छांगुर पर हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं और इस बार जो खुलासा हुआ है वो काफी चौंकाने वाला है। छांगुर के बलरामपुर के घर में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला है। जी हाँ, छांगुर के घर में कब्रिस्तान है।
जिसमें 50 से ज्यादा लाशें दफन हैं। छांगुर गैंग से पीड़ित एक महिला को जब कब्रिस्तान में दफन करने की धमकी मिली, तभी रिपब्लिक भारत की टीम उस कब्रिस्तान को ढूंढने में लग गई और फिर उसके घर के पीछे झाड़ियों के बीच में एक गुप्त कब्रिस्तान मिला। ये बगल में छांगुर का वह साम्राज्य है जिसके अंदर बुलडोजर चल चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये खतरनाक झाड़ियां हैं और इन झाड़ियों के बीच में लाशें दफनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि 1 लाश, 2 लाश, 3 लाश, 4 लाश, 5 लाश, 6 लाश, कई ऐसे शव हैं जो इन झाड़ियों में दफन हैं। हिंदू बेटियों का धर्म परिवर्तन कर ISI एजेंट से निकाह कराने वाला छांगुर जितना अधेड़ था, उतना ही खतरनाक भी। वो हवाला के रुपयों से लैंड जिहाद कर रहा था। छांगुर के गुर्गों की नजर उतरौला की जमीनों पर थी और इसके लिए नीतू उर्फ नसरीन ने तमिलनाडु से 44 लाख रुपए भेजे थे। उन पैसों से फर्जी दस्तावेज बनाकर जमीन को दान में लिया गया और फिर इन जमीनों को महंगे दामों में बेचा गया। ये हम करीब जून में 2024 के आसपास में हम मिलने गए थे उनसे। मतलब जब ये प्रकरण हम सुने कि वो उनमें ये कर रहे थे, हम गए थे ये कि इस मामले में आप हस्तक्षेप न करें, ये हमारा अपना मामला है। तो उन्होंने कहा जो 44 लाख रुपया हमने दिया है, इन लोगों को स्टाम्प खरीदे और सब पैसा नहीं था, वो हमारा पैसा लगा है, उसमें आप इंटरफेयर न करें। फिलहाल छांगुर के धर्मांतरण रैकेट और उसके करीबियों नीतू नवीन को लेकर कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं जिनके जवाब आने बाकी हैं और जांच टीम जल्द ही उसका भी भंडाफोड़ करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और उत्तर प्रदेश के बाद अब आपको बिहार से खबर बताते हैं। बिहार में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर खींचतान शुरू हो गई है। महागठबंधन में तो फूट पड़ गई है। तेजस्वी यादव को सीएम का दावेदार जेडीयू बता रही है तो कांग्रेस अपने चेहरे को चमकाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर जेडीयू के दावे को आरजेडी गलत ठहरा रही है। बिहार में चुनाव की तारीखों का भले ही अभी तक ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन सीएम फेस को लेकर अभी से राजनीति गर्म हो गई है। एनडीए जहां नीतीश कुमार के चेहरे पर ही चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है, तो वहीं महागठबंधन में यह स्थिति डामाडोल हो चुकी है। महागठबंधन में सीएम के चेहरे को लेकर फूट पड़ी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत ने एक बार फिर पिता के सीएम बनने का ऐलान कर दिया। अपने जन्मदिन पर पटना के प्रसिद्ध महावीर मंदिर दर्शन करने पहुंचे निशांत ने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की सरकार बनेगी और पिताजी मुख्यमंत्री बनेंगे। सारी जनता से अनुरोध है, इलेक्शन निकट है, आप लोग सब एनडीए को जिताएं, पिताजी को सीएम बनाएं। दूसरी तरफ महागठबंधन में भी चुनाव बाद सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। आरजेडी तेजस्वी को सीएम का दावेदार बता रही है तो कांग्रेस अपनी पार्टी के नेताओं का नाम बता रही है। पटना की रैली में रथ पर चढ़ने को लेकर हुए विवाद के बाद तो पप्पू यादव ने नामों तक का ऐलान कर दिया था। बहुत है, हमारे सीएम की कमी है, हर पार्टी में ढेर है, तो हमारे नेता हमारे कांग्रेस में भी बहुत है। अशोक राम जी हमारे 5.2% है। तारिक अनवर साहब माइनॉरिटी में हमारे सोबर आदमी हैं। अशोक राम जी हमारे लीडर हैं। नेतृत्व तेजस्वी जी का है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं, 2020 के चेहरे तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री के कैंडिडेट तेजस्वी जी हैं, CLP बिहार कांग्रेस ने कहा कि तेजस्वी जी हैं, उसके बाद अखिलेश सिंह जी ने कहा, उसके कन्हैया जी ने कहा। तब हम विशेष आमंत्रित सदस्य जो किसी पार्टी में बनना चाह रहा है और बात पर नोटिस ले चले। फिलहाल बिहार में अभी चुनाव होना बाकी है, ऐसे में अभी से दोनों तरफ से सियासी बिसात बिछाई जा रही है। लेकिन इस बार के चुनाव में ये देखना दिलचस्प होगा जनता किस पार्टी को बहुमत देती है और चुनाव बाद बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। वहीं बिहार में मुख्यमंत्री फेस को लेकर एक तरफ घमासान मचा हुआ है। इस बीच आरजेडी के एक विधायक ने ऐसा बयान दे दिया है जिसने बिहार की सियासत में जाति वाली उठापटक की स्थिति पैदा कर दी है। मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा। अब इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और राजनीति भी हो रही है। बिहार में सीएम फेस को लेकर मचे घमासान के बीच आरजेडी विधायक मुन्ना यादव की जुबान से कुछ ऐसा निकल गया कि बिहार की राजनीति में नया घमासान मच गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जातियों वाला कार्ड खेल रहे विपक्ष के इस दांव को आरजेडी विधायक ने बिहार में खेल दिया
और फिर जुबा से बहुजन वाला बाण निकल गया। बोले मिश्रा, सिंह, झा और शर्मा का गुजारा नहीं, बिहार की गाड़ी पर बहुजन ही बैठेगा। एक धारा बना दिया लालू यादव कि बिहार के गद्दी पर जब भी बैठेगा तो बहुजन बैठेगा। अब बहुजन में कौन होगा सब न जानते, लेकिन बैठेगा बहुजन। अब मिश्रा, सिंह, झा, शर्मा का कोई गुजारा नहीं। बैकफुट पर रह, राज कर। तू मान लिया कि तू राज करता है, बैकफुट पर रह के फ्रंट पेज पर तू नहीं आ सकता। अब तुम्हारी हैसियत सब लोग जान गया है कि तुम्हारी हैसियत बिहार में कितनी है। अब मुन्ना यादव ने भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला समुदाय का नाम लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो एनडीए ने भी घेर लिया। मुन्ना यादव के इस बयान को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी और जदयू नेताओं ने इसे राजद के विभाजनकारी राजनीति का चेहरा करार दिया है और चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि ये बयान केवल एक जाति नहीं बल्कि बिहार की सामाजिक एकता पर हमला है। राजद का मतलब ही है गुंडा राज, राजद का मतलब ही अपराध, राजद का मतलब ही है जाति के नाम पे हिंसा और विद्वेष। अविलंब राष्ट्रीय जनता दल के शीर्ष नेतृत्व को इस बयान पे स्पष्टीकरण, माफीनामा और कार्रवाई, ये तीनों करना चाहिए। राजद की संस्कृति रही है लोगों को जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर राजनीति करना, समाज में जहर घोलना। अगड़े और पिछड़े समाज में कैसे द्वेष फैले, इस बात की तैयारी हमेशा राजद के लोग करते हैं। एक समय था जब बिहार में लालू यादव की सरकार में भूरा बाल साफ करो का नारा फेमस था। आरजेडी की पहचान MY समीकरण बन गई थी। अब तेजस्वी यादव की चली तो फेस लिफ्टिंग के तहत आरजेडी को A to Z की पार्टी बताया गया। लेकिन अब चुनाव के पहले आरजेडी नेताओं के नफरत वाले बयान खूब चर्चा में हैं। अब देखना होगा कि राजद नेतृत्व इस विवादित बयान पर क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बिहार से आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं क्योंकि महाराष्ट्र के सदन में एक मंत्री जी बहुत ज्यादा बिजी हैं। अब ये मत सोचिएगा कि नेताजी जनता के काम में बिजी हैं, जनता की समस्याएं सुनने में बिजी हैं। वो सदन के भीतर ही बिजी हैं और इतना बिजी हैं कि आसपास क्या हो रहा है पता तक नहीं चल रहा है। दरअसल मंत्री जी सदन के भीतर गेम खेलते नजर आए और उनका अब वीडियो बना लिया गया, जिसे सोशल मीडिया पर डाल दिया गया है। अब मंत्री जी को जवाब तक नहीं सूझ रहा। महाराष्ट्र सदन में चर्चा चल रही थी, जनता से जुड़े मुद्दों पर बहस छिड़ी हुई थी, तब दूर कहीं पीछे बैठकर मंत्री जी मोबाइल में गेम खेल रहे थे। महाराष्ट्र सदन में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे रमी खेलते नजर आ रहे हैं। दुनिया जाए भाड़ में, समस्याओं की पोटली को झोली में रख मंत्री जी सुकून से मोबाइल में ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं। व्यस्तता इतनी कि पीछे से बनाए जा रहे वीडियो पर भी उनका ध्यान नहीं जा रहा है। माणिकराव कोकाटे का रमी खेलते वीडियो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायक रोहित पवार ने सोशल मीडिया पर शेयर किया और दावा किया कि कृषि मंत्री अपने मोबाइल पर जंगली रमी खेल रहे थे। रोहित पवार ने इधर पोस्ट किया कि उधर वो वायरल हो गया। अब मंत्री जी वायरल हुए तो विपक्ष ने घेर लिया। शिवसेना यूबीटी सांसद ने इस्तीफा तक मांग लिया। जिन माणिकराव कोकाटे पर जिम्मेदारी है कि आप किसानों की आत्महत्या रुकवाइए, किसानों की आय दुगनी कराइए, किसानों के लिए बात कीजिए, उनके जीवन में बदलाव कैसा है उस पर बात कीजिए, और आप क्या खेल रहे हैं? जुआ खेल रहे हैं। 3 महीनों में 750 किसानों में आत्महत्या की है और महाराष्ट्र के कृषि मंत्री ये गेम्स खेल रहे, इसका खंडन होना चाहिए और उन्होंने ये जो गंदी हरकत की है उन्होंने रेजिग्नेशन देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने उनको निकालना चाहिए। अब सोशल मीडिया पर छाने के बाद मंत्री जी अपनी सफाई देने भी सामने आ गए। ऊपर का हाउस अर्जन हो गया था तो नीचे के हाउस पे क्या बिजनेस चल रहा है वो देखने के लिए यूट्यूब ओपन करने के लिए मैंने मोबाइल हाथ में लिया था। किसी ने तो भी मेरे मोबाइल में गेम डाउनलोड किया होगा शायद, उसको स्किप मैं कर रहा था। उसने 10-12 सेकंड के अंदर वो रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन उसके बाद में मेरा अपने वो जो गेम है वो मैंने स्किप किया हुआ है। वो मोबाइल आपने क्यों नहीं देखा, वो ट्यून क्यों नहीं आपने बताई? खैर, अब सफाई कितनी भी दे दीजिए मंत्री जी, लेकिन असल सच्चाई यही है कि वीडियो में आप गेम ही खेलते दिखाई दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और खबर अब शाहजहांपुर से आपको बताते हैं, जहां बीजेपी विधायक ने उनको ऐसी गर्मी लगी, उन्होंने ऐसी गर्मी दिखाई कि जिस पर हर कोई सवाल पूछ रहा है। और उसके बाद उन्होंने ऐसा फरमान सुना दिया और साफ कह दिया अधिकारियों को कि सुधर जाओ। उन्होंने अधिकारियों को यहां तक कह दिया कि एसी छोड़ दीजिए और धूप में घूमिए, जनता के साथ घूमिए। दरअसल नाराजगी बिजली कटौती की शिकायत पर थी और गुस्सा पूरा अधिकारी पर उतरा। भीषण गर्मी पड़ रही है, सूरज तो बस आग ही उगल रहा है, जनता परेशान है और अधिकारी एसी में बैठकर मौज काट रहे हैं। लेकिन शाहजहांपुर में बीजेपी विधायक का पारा तो सूरज से भी ज्यादा चढ़ गया। लगातार बिजली विभाग पर उठते सवालों के बीच जब विधायक जी सड़क पर निकले तो फिर वहीं शिकायतों का अंबार लग गया। बस फिर क्या था, शाहजहांपुर के ददरौल विधानसभा से बीजेपी विधायक ने बिजली विभाग के जेई को जुबान से ताबड़तोड़ झटके दे दिए। विधायक ददरौल अरविंद कुमार सिंह ने जेई से नाराज होते हुए कहा कि तुम भी एसी में नहीं बैठोगे जब तक जनता को लाइट नहीं मिलेगी। भैया ये डलवा लो, हम भी वेटिंग ही नहीं, इधर शाही में अभी समझ लेना बिल्कुल। आपको एसी नहीं देंगे, कोई एसी इनके बताए 2-20 घंटा चलवाइए ना, लोग चरपैया डाल के। समय पर बिजली नहीं आने की शिकायतों के बाद विधायक जी ने जेई साहब को सूरज में बैठाने का फरमान सुना दिया। साफ कहा, शेड्यूल बना लो, व्हाट्सएप कर लो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बनना है तो चारपाई अपनी भी डलवा लो, हमारी भी डलवा लो, बैठी है। ये कोई पहला मौका नहीं है जब क्षेत्र में बिजली की समस्या को लेकर बखेड़ा खड़ा हुआ है। इससे पहले भी कलेक्ट्रेट सभागार में बिजली विभाग की समीक्षा बैठक में काफी हंगामा हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस कभी सुधरने वाली नहीं है और इस बार कांग्रेसियों के नेता राहुल गांधी ने फटाफट गिरा सवाल खड़े कर दिए। सेना के शौर्य पर सवाल उठाने वाली कांग्रेस अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस ने अपनी फौज को उसके खिलाफ बयानबाजी करने के लिए मैदान में उतार दिया है, तो अभी भी उसकी कमान राहुल गांधी लगातार संभाले हुए हैं। भारतीय सेना का अपमान करना तो राहुल गांधी की आदत हो चुकी है और इस बार भी वही हुआ। इस बार फिर राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान को लेकर सेना पर सवाल उठा दिया। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मोदी जी बताइए 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। देश से प्यार करने वाले किसी भी व्यक्ति ने आज तक ये सवाल नहीं किया, लेकिन आतंकियों को क्लीन चिट देने वाली कांग्रेस बार बार ये सवाल कर रही है। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने तो हद कर दी है। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष ने क्या कहा और अब अमेरिका क्या कह रहा है? हम यही तो कह रहे हैं कि आइए पार्लियामेंट में, हम ये सवाल उठा रहे हैं, मोदी जी खंडन करिए, लेकिन इस तरह भाग जिस तरह आप रहे हैं, आपकी झुकी हुई नजरें भारत को बहुत दुख दे रही। देश पर और दिन भर की अहम खबरों के साथ ही दमदार 10 में इतना ही, लेकिन आगे देखिए न्यूज़ ट्यूब। विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबान केसरी।